इमेजिन आपको 10,000 करोड़ मिल जाए, और सिर्फ आपको ही नहीं, इस दुनिया के हर इंसान को 10,000 करोड़ मिल जाए, तो कैसा होगा? साउंड्स इम्पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल है। अगर हमने इस स्पेस बॉडी को कैप्चर करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इस एस्टेरॉयड में 10 क्विंटिलियन डॉलर के मेटल्स हैं, यानी 800 लाख करोड़ से भी ज्यादा। हम बात कर रहे हैं साइकी नाम के इस एस्टेरॉयड की, जो हमारे सोलर सिस्टम के मेन बेल्ट रीजन में है। ये मेन बेल्ट मार्स और जुपिटर के दरमियान में है, और इसकी विड्थ लगभग 1.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। अगर आप हमारे ओल्ड व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस डिस्टेंस को कहते हैं जो अर्थ से लेके सन के बीच होता है, यानी एक एयू लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होता है। अब क्योंकि हम इलिप्स ऑर्बिट में घूमते हैं तो ये कम ज्यादा होता रहता है, तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रॉयड बेल्ट की, जो 1.2 एयू तक फैला हुआ है। इस रीजन का एस्टिमेटेड वॉल्यूम तो काफी बड़ा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टोटल मास, जो लगभग 10 बिलियन किलोग्राम्स है 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक। इस रीजन में 13 लाख से भी ज्यादा स्पेस बॉडीज है, जो एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स के फॉर्म में है, और सुनने में थोड़ा क्रेजी लगेगा, लेकिन हमारी अर्थ इस पूरे एस्ट्रॉयड बेल्ट के टोटल मास से भी 3 लाख गुना ज्यादा हैवी है। मतलब अगर अर्थ एक हाथी है तो ये पूरा बेल्ट एक बिल्ली के बराबर। इस बेल्ट का लगभग 1/3 मास सेरीज नामी एक एस्टेरॉयड में है, जो इतना बड़ा है कि उसे ड्वार्फ प्लैनेट का टैग दे दिया गया है। पूरे बेल्ट में सब ऑब्जेक्ट्स ज्यादातर आइस या रॉक्स के बने हुए होते हैं, बट ये एस्टेरॉयड काफी यूनिक है क्योंकि ये एस्टेरॉयड 60% मेटल का बना हुआ है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स यहां पे हैं वो अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट जल्द ही हो जाएगा अगर ये स्पेसक्राफ्ट 2029 में वहां पे पहुंच जाता है। तब हमें पता चलेगा कि यहां पे क्या छुपा हुआ है। वैसे इस स्पेसक्राफ्ट को नासा ने 2023 में लॉन्च किया था, और ये अभी अपनी जर्नी पर है। और बात करें इसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की, साइकी मिशन एक ऐसा एस्ट्रॉयड एक्सप्लोर कर रहा है जो सोलर सिस्टम के सबसे यूनिक ऑब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है। साइंटिस्ट्स के लिए सबसे पहला सवाल ये होता है, ये एस्ट्रॉयड बना किस चीज से है? इस सवाल का जवाब देने के लिए स्पेसक्राफ्ट में एक स्पेसिफिक पेलोड रखा गया है, गैमा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। ये 2 अलग इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर और एक न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। 16 साइकी की सरफेस का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन डिटेक्ट करते हैं। इससे पता चलता है 16 साइकी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। साइकी के लिए जो स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया है उसकी प्रिसिशन और सेंसिटिविटी बहुत हाई रखी गई है। ये डिजाइन मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है। सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन एक ऐसा सिस्टम है जो साइकी स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड तक पहुंचाने में हेल्प करता है, और वो भी बिना ट्रेडिशनल फ्यूल जलाए। केमिकल रॉकेट्स जैसे इंजन्स पावरफुल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड्स तक काम करते हैं और काफी फ्यूल कंज्यूम कर लेते हैं। इसके मुकाबले में सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कम फोर्स देता है, लेकिन वो फोर्स कंटिन्यूअस होता है। साइकी में 4 हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो जीनॉन गैस से चलते हैं, वैसी ही गैस जो कार के हेडलाइट में यूज होती है। लार्ज सोलर पैनल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जीनॉन गैस को आयोनाइज करती है, यानी उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उन चार्ज पार्टिकल्स को बाहर हाई स्पीड में शूट किया जाता है, और वही होता है इसका थ्रस्ट। और साथ ही में इसमें एक हाइगन एंटेना है और 2 छोटे छोटे लोगन एंटेनास भी हैं। साइकी स्पेसक्राफ्ट पर एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड लगाया गया है जिसका नाम है DSOC, यानी डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस। ये ट्रेडिशनल रेडियो वेव्स का अल्टरनेटिव है और स्पेस में डेटा भेजने का एक नया फास्टर तरीका। DSOC एक इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज करता है जो स्पेसक्राफ्ट से अर्थ तक टाइट हाई बैंडविड्थ सिग्नल भेज सकता है। इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रेविटी, क्योंकि 16 साइकी एक छोटा एस्टेरॉयड है जिसकी ग्रेविटी बहुत कम है। स्पेसक्राफ्ट को उसके आसपास लगभग 3 साल तक स्टेबल ऑर्बिट में रहना है,
जो लो ग्रेविटी में काफी चैलेंजिंग होता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक फुटबॉल को एक पैर पर 3 साल तक बैलेंस करके खड़े रहना हो। इतना मुश्किल है ये मिशन। जब साइकी स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के पास पहुंचता है तो सबसे पहले उसे एक सेफ और स्टेबल ऑर्बिट में एंटर करना होता है। नासा ने इसके लिए एक मल्टी फेज ऑर्बिटल प्लान बनाया है जो धीरे धीरे एस्टेरॉयड के आसपास की डिटेल्स एक्सप्लोर करता है। ऑर्बिट 1, द कैरेक्टराइजेशन, ये मिशन का फर्स्ट ऑर्बिट होता है। स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से काफी दूर होता है और यहां से साइकी के मोशन और ग्रेविटी ऑब्जर्व किए जाते हैं। इस स्टेज पर साइकी के ग्रेविटी फील्ड के बारे में ऑलमोस्ट कोई भी एक्यूरेट डेटा नहीं होता, इसलिए ऑर्बिट ए सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कैलिब्रेशन के लिए होता है। ऑर्बिट बी, द टोपोग्राफी, ये ऑर्बिट एस्टेरॉयड के ज्यादा करीब होता है और यहां स्पेसक्राफ्ट करता है डिटेल्ड इमेजरी कलेक्शन। और उसके बाद आता है ऑर्बिट सी, द ग्रेविटी साइंस। ये मिशन का डीपेस्ट ऑपरेशनल ऑर्बिट होता है। यहां से स्पेसक्राफ्ट करता है कोर लेवल ग्रेविटी एनालिसिस, जैसे एस्टेरॉयड के अंदर किस टाइप का मटेरियल हो सकता है। ये पूरा ऑर्बिटल मिशन लगभग 3 साल तक चलेगा। अब जब स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑर्बिट में एंटर करेगा तो हम सिर्फ एक एस्टेरॉयड नहीं देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे एक ऐसा कोर जो कभी एक पूरा प्लैनेट था। 16 साइकी में 10 क्विंटिलियन डॉलर का मेटल है, लेकिन अगर हम अर्थ की रेस लगाएं तो हमारी अर्थ भी किसी से कम नहीं है। अर्थ में लगभग 13.5 सेप्टिलियन डॉलर का मेटल छुपा हुआ है, यानी 10 लाख करोड़ करोड़ करोड़। बस फर्क इतना है, साइकी का मेटल बेचा जा सकता है, पर अर्थ का मेटल है प्राइसलेस, क्योंकि उसी से हम बने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का कोई पार्ट नहीं समझा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक का जवाब देता हूं। और अगर ऐसे ही स्पेस वीडियोस पसंद है तो एरोसाइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।